हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था टेम्परेचर, व्हाट इज टेम्परेचर। हम लोग पढ़ चुके थे, रिवीजन एक बार कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था टेम्परेचर। टेम्परेचर का डिफिनीशन हम लोगों ने पढ़ लिया था। द डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज कॉल्ड टेम्परेचर। तो डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ hotness and coldness, hotness and coldness, इसी को हम लोग कहते थे टेम्परेचर। करेक्ट। देन हम लोगों ने टेम्परेचर के यूनिट्स के बारे में बात किया था। टेम्परेचर के यूनिट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, बताइए मयंक। यस सर। डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन। वेरी गुड सर स्क्रीन नहीं दिख। ओके। ठीक है, तो डिग्री सेल्सियस, इसके बाद था केल्विन, एंड देन केल्विन के बाद था फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट ये डिस्कवर किए थे फ़ारेनहाइट, केल्विन को डिस्कवर किए थे लॉर्ड केल्विन, और सेल्सियस को डिस्कवर किए थे सेल्सियस। फिर इनके बीच में यूनिट कन्वर्जन हम लोगों ने देख लिया था। यूनिट कन्वर्जन में हमने बताया था कि इंपॉर्टेंट जो एक फार्मूला है वो अगर याद रहा तो हम लोग कोई भी कन्वर्जन नहीं भूलेंगे। अदरवाइज शॉर्टकट फार्मूला तो आप लोग याद किए ही हो, है ना। तो उसके लिए जो बेसिक फार्मूला था वो क्या था, स्केल 1 ले लीजिए, नेम ऑफ स्केल, स्केल 1 माइनस जो मिनिमम टेम्परेचर था, मिनिमम टेम्परेचर ऑफ स्केल 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ स्केल 1। टोटल डिवीजन, total number of divisions in scale 1 and it should be constant। constant मतलब अगर आप कोई भी स्केल लेंगे तो ये हमेशा इक्वल ही होगा, इट विल शो द सेम टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते थे स्केल 2 माइनस मिनिमम टेम्परेचर ऑफ स्केल 2 divided by total number of division of scale 2। टोटल डिवीजन ऑफ स्केल 2। यही से हम लोगों ने सारा फॉर्मूला डिराइव भी किया था, है ना। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग ले लेते हैं फ़ारेनहाइट से केल्विन के बीच में, तो यहाँ पर हम लोग लिखते थे फ़ारेनहाइट स्केल 1 माइनस मिनिमम टेम्परेचर फ़ारेनहाइट का होता है 32 डिवाइडेड बाय फ़ारेनहाइट में टोटल डिवीजन होता है 180। दैट शुड बी द इक्वल्स टू स्केल 2। अगर केल्विन लेते हैं तो ये हो गया केल्विन माइनस मिनिमम टेम्परेचर होता है इसका 273 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हो जाता है 100। तो यहां से हम लोग फॉर्मूला तैयार कर सकते थे किसके लिए, फ़ारेनहाइट टू केल्विन के लिए। ऐसे आपस में तीनों को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द लास्ट लेक्चर। इसके पहले हम लोगों ने कवर कर लिया था, वो था अबाउट डिफिनीशन ऑफ हीट एनर्जी, अबाउट एनर्जी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। तो फॉर रिवीजन पर्पस आप प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हो जो यूट्यूब पर अपलोडेड है। अब हम लोग बढ़ते हैं उसके आगे। नेक्स्ट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हीट ट्रांसफर। लेट्स बिगिन विथ हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर मतलब हीट का एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करना, दैट मीन्स हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, ये हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, अपने प्रैक्टिकली देखते हैं डेली। घर में खाना बनता है,
गैस चूल्हा जलाया जाता है ना। गैस चूल्हा जलता है बॉटम ऑफ द यूटेंसिल्स, जो भी आपके बर्तन है उसके एकदम बॉटम पार्ट में जलता है। एंड इट ट्रेवल्स, जो हीट है वो ट्रैवल करता है। बेसिकली हीट ट्रांसफर को हम लोग डिफाइन भी ऐसे ही कर सकते हैं। हीट travels from one object at higher temperature to lower temperature. From one object at higher temperature to another object at lower temperature. Another object at lower temperature. तो ये हम लोग डेफिनेशन ऑफ हीट में भी देख चुके थे, ठीक है। इट ऑल्सो ट्रेवल्स विद इन एन ऑब्जेक्ट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ही ट्रांसफर होगा। यस आयुष, आप कुछ कहना चाहते हैं? सर ये कह सकते हैं ट्रांसफर वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी आप लिख सकते हैं। इट ऑल्सो ट्रेवल्स विद इन एन ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर भी ये ट्रांसफर होता है। विद इन एन ऑब्जेक्ट, जो आपने बोला मैं वही लिखने वाला हूं। विद इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम one point to another point, from one point to another point due to temperature difference. ठीक है। सो दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी ट्रांसमिशन हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर भी ट्रांसमिशन हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट हो, या ये भी जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही ऑब्जेक्ट हो। लेट सपोज अगर एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, यह हमने एज्यूम किया है कि ये एक ही ऑब्जेक्ट है, और एक ही ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पर इस साइड में हॉट है, दैट इज हायर टेम्परेचर, एंड ये साइड में कोल्ड है। सो हीट विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, दैट विल बी द ट्रांसफर ऑफ हीट, है ना। ये इस डायरेक्शन में आपका हीट ट्रांसफर होगा। दैट इज विद इन एन ऑब्जेक्ट, दैट इज विद इन एन ऑब्जेक्ट। ये एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर की बात है। वहीं पर अगर हम लोग दो अलग अलग बॉडी लेते हैं, लेट सपोज ये एक दूसरा बॉडी है, या कुछ जाना पहचाना सा फिगर बनाते हैं। यहाँ पर हम लोग खाना बनाते हुए देखते हैं, नॉर्मली सबके घर में खाना बनता है। तो लेट सपोज कि ये आपका एक यूटेंसिल है, ये यूटेंसिल है, एंड यूटेंसिल का ये एक पकड़ने के लिए हैंडल दिया गया है इधर साइड में, ठीक है। और इसमें आप कुछ पानी वगैरह ऐसा कुछ मान लीजिए आप गर्म कर रहे हो, और नीचे से हम लोग जला देते हैं सिगड़ी, तो यहाँ से जल रहा है आग। है ना, दिस इज फायर, आग है कुछ, और ये आपका यूटेंसिल है। तो यहाँ से हीट जो होगा ये ट्रांसफर होगा
The direction of heat will be from hotter to towards lower. That will be the transfer of heat. यहाँ पर वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। ये नियर वाला पॉइंट हॉटर पॉइंट होगा, दैट विल बी द हॉटर वन, और इधर का जो दूर वाला जो पोर्शन होगा दैट विल बी द कोल्डर वन। तो यहाँ पर आपका टेम्परेचर होगा लो। सो हीट का मोशन जो होगा, हीट जो ट्रेवल करेगा ये इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा हीट ट्रांसफर करेगा, ठीक है। सो अगर हम लोग खाना बनाते हैं, ये तो नॉर्मल आप लोग डेली लाइफ में देखते हो हीट ट्रांसफर, ठीक है। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हाउ डज हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर होता कैसे। नेक्स्ट टॉपिक विल बी हाउ डज हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर कैसे होता है। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि हर एक मटेरियल दुनिया में, हर एक जो सब्सटेंस है, ऑल आर मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम, है ना। सो वी ऑल नोज, ये हम लोग जानते हैं, हम सब जानते हैं। ऑल, ये आप लोग जानते हो ना, ऑल मैटर आर made up of very tiny particles, very Sir, atom. tiny particles called atom, और ये किसने बताया था एटम के बारे में? सबसे पहले किसने बताया था? नहीं पता? इसके बारे में जो साइंटिस्ट बताए थे उनका नाम था जॉन डाल्टन, ठीक है। जॉन डाल्टन नाम के एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया था कि जो हमारे सब्सटेंस हैं, ये सारे सब्सटेंस एक छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं जिनको हम लोग एटम कहते हैं, है ना। कभी कभी इसको मॉलिक्यूल भी कहा जाता है। सो आपके लेवल पर आप कह सकते हो कि मॉलिक्यूल और एटम्स आर ऑलमोस्ट सेम, यू कैन से दैट, है ना। तो अगर मैं एक फिगर ड्रॉ करूं, एक मान लीजिए कि आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, और इसके अंदर है बहुत सारे एटम्स, छोटे छोटे बहुत सारे एटम्स होंगे। तो these are the very tiny particles inside an atom, inside an substance called as atom. एटम के बारे में डाल्टन ने और भी बहुत सारी बातें बताई थी, तो वो आप लोग केमिस्ट्री में और आगे पढ़ेंगे, है ना। एटम का प्रॉपर्टी क्या होता है, उनमें से एक प्रॉपर्टी बहुत ही फेमस था, दैट एटम इज इनडिविजिबल, मतलब एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। ये आप कह सकते हो कि ये किसी भी सब्सटेंस के अंदर ऐसे एटम हैं, बहुत सारे छोटे छोटे, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ एटम्स होता है एक सब्सटेंस के अंदर, एंड दे आर ऑलवेज वाइब्रेटिंग, है ना। तो इसका मैं नाम रख देता हूँ, these are some kind of atom, ये एटम है ना। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, all atoms are always vibrating, वाइब्रेटिंग मतलब समझते हो आयुष? एक के यस। सो वाइब्रेशन का मतलब हो जाता है ऑसिलेशन। एग्जांपल के तौर पर अगर मैं बोलता हूं कि ये एक मेरा एटम है, तो ये एटम हमेशा वाइब्रेट करेगा, इट विल ऑसिलेट लाइक दिस वन, ये इधर की तरफ, नीचे की तरफ। दूसरा कोई एटम होगा
ये कुछ और डायरेक्शन में वाइब्रेट करेगा, है ना। ये एक एटम है और इसका वाइब्रेशन कुछ इस तरह का है, ये इस डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। से दे ऑल आर वाइब्रेटिंग, दे ऑल आर वाइब्रेटिंग, है ना, सब अलग अलग डायरेक्शन में वाइब्रेट करते हैं। तो हम लोग देखोगे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो थोड़ा देर तक रिटेन करता है। ऐसा नहीं है कि आप गैस बंद कर दिया और चूल्हा बंद होते ही तुरंत आपका जो बर्तन है एकदम से ठंडा पड़ गया, ऐसा नहीं है। वो हीट को एब्जॉर्ब करता है, रिटेन करता है। वो रिटेंशन ऑफ हीट किस फॉर्म में होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन, है ना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो हीट होता है ये होता है इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एटम्स, है ना। हीट एनर्जी इज स्टोर्ड, जहां पर भी डाउट हो आप लोग प्लीज पूछ लीजिएगा। हीट एनर्जी इज stored in an object in the form of kinetic energy of, काइनेटिक एनर्जी मैंने बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? दैट इज द एनर्जी पॉजेस्ड ड्यू टू मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वही होता है ना काइनेटिक एनर्जी। और एक होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो चूंकि ये मोशन में रहते हैं सारे के सारे वाइब्रेट कर रहे होते हैं, इसका मतलब सारे एटम्स के बाद क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी होगा। दैट मीन्स कि हीट एनर्जी इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट in the form of kinetic energy of atoms, और कह सकते हो मॉलिक्यूल, या तो एटम कह लीजिए या मॉलिक्यूल, ठीक है। तो जो भी हमारे पास हीट एनर्जी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो किस फॉर्म में रहता है? वो उसके काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में रहता है। आप लोग देखे होंगे कि जब भी हम लोग जैसे पानी गर्म करने जाते हो या दूध खौलाने जाते हो, जैसे जैसे वो उसमें हीट बढ़ते जाता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स ऊपर नीचे ऐसे गोल गोल घूमने लगते हैं। हैव यू सीन? वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या दूध के जो मॉलिक्यूल होगा वो उफानता है, बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स का मोशन बढ़ जाता है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे ही आपने हीट एनर्जी बढ़ाया, वाइब्रेशन और तेज हो गया, इतना तेज हो गया कि उसके मॉलिक्यूल्स अब मोशन में आ गए, दौड़ने लगे, वो अपने लोकेशन को चेंज करने लगे, ठीक है। तो हीट एनर्जी हम कह सकते हैं कि हीट एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एटम्स के टर्म्स में स्टोर्ड होता है। जितना ज्यादा हीट उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी। मोर हीट मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी। शॉर्ट में काइनेटिक एनर्जी को K.E लिख देते हैं, है ना। जितना ज्यादा आपका हीट रहेगा उतना ही ज्यादा आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगा, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन होंगे, ठीक है। इसलिए देखो चीजों को हम लोग जब गर्म करते हैं तो वो लूज हो जाता है ना, मेल्ट हो जाता है। क्यों मेल्ट हो जाता है? क्योंकि जैसे जैसे आप हीट इंक्रीज करते हो ये मॉलिक्यूल्स ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूल्स टूट जाएंगे एक दूसरे से, एटम्स टूट जाएगा, ठीक है। तो टूटने की वजह से क्या हो जाता है? मॉलिक्यूल्स जो एटम्स होते हैं वो दूर दूर चले जाते हैं, तो ये मटेरियल ओवरऑल मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, करेक्ट। सो जो हमारा हीट होता है ये हमारे पास स्टोर्ड होता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इससे आगे हम लोग प्रोसीड करें, थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में जान लेते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर आप लोग जानते हो? प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ये समझने के बाद ही हमें हीट ट्रांसफर का जो मोड है वो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली हम कहना क्या चाहते हैं
जो मोड ऑफ ट्रांसफर है, जो आप लोग पहले से जानते होंगे, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसका मतलब क्या होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैटर समझ लेंगे। देखिए, हम लोग जानते हैं कि मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, सॉलिड पहला पार्ट हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड। जो दूसरा पार्ट है, इसको हम लोग कह सकते हैं लिक्विड। लिक्विड इट इज अ टाइप ऑफ फ्लूइड, इसको हम लोग फ्लूइड भी कह सकते हैं। टाइप ऑफ फ्लूइड, नॉट एग्जैक्टली फ्लूइड, बट इट इज अ काइंड ऑफ फ्लूइड। मैं बताता हूं कि फ्लूइड क्या होता है, ये टर्म इस्तेमाल होगा इसलिए मैं आपको इस बोल रहा हूं। और नेक्स्ट जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं गैस, तो गैस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फ्लूइड। अब दोनों को हम लोग फ्लूइड क्यों कह सकते हैं? दोनों को फ्लूइड हम लोग इसलिए कहते हैं बिकॉज फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो। तो यहां पर हम लोग एक शॉर्ट नोट्स करके लिख सकते हैं, फ्लूइड का मतलब हो जाता है विच कैन फ्लो, जो बह सकता है उसको हम लोग फ्लूइड कहते हैं। लिक्विड बह सकता है इसलिए ये फ्लूइड है, गैस भी बह सकता है इसलिए ये भी क्या है? फ्लूइड है। विच कैन फ्लो, जो बह सकता है उसको हम लोग कहते हैं फ्लूइड। ठीक है, सो लिक्विड और गैस ये फ्लूइड के कैटेगरी में आते हैं। अब इन सब के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तो हम लोग जानते हैं, लिटिल बिट आइडिया तो सबको है, पर जो इंटरनल इसके जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो सॉलिड होता है, सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, ये आप लोग जानते हो। जैसे कोई भी पत्थर है या टेबल है, कुर्सी है, ये इनका शेप फिक्स होता है। अगर ये शेप बदलते रहते डेली डेली तो सुबह उठते कुर्सी का शेप कुछ और हो जाता। यस आयुष, आप कुछ कहना चाहते हैं? Sir, how gas is fluid? गैस कैन फ्लो। आप देखे होंगे कि आप जो बैलून फुलाते हो, बलून आपने फुलाया और बलून आपने खोल दिया, 1 इंच अगर आपने ओपन कर दिया तो बैलून में से सारे हवा निकल जाएंगे। ठीक है, Yes, sir. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ गैस फ्लो कर सकता है। और लिक्विड तो आप लोग देखते ही हैं, कहीं गलती से भी पानी गिर गया तो बह के चारों तरफ फैल जाता है। तो लिक्विड्स आर आल्सो अ काइंड ऑफ फ्लूइड, गैस आर आल्सो अ काइंड ऑफ फ्लूइड। ओके, Yes, sir. चलिए, सो सॉलिड के बारे में बात करते हैं। सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है, नॉट अ फिक्स्ड शेप, है ना, इसका फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ये कंटेनर का शेप एक्वायर कर लेता है, ग्लास में डालोगे ग्लास जैसा हो जाएगा, है ना, कढ़ाई में डालोगे कढ़ाई जैसा हो जाएगा। तो जैसे कंटेनर में आपने डाला वैसा ये शेप एक्वायर कर लेगा। ऑल्सो जो गैस होता है इसका भी फिक्स्ड शेप नहीं होता है, सो नॉट अ फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड शेप। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि सॉलिड का फिक्स्ड शेप होता है, लिक्विड का फिक्स्ड शेप नहीं होता है, गैस का फिक्स्ड शेप नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है? दैट इज ड्यू टू द मोलिकुलर अरेंजमेंट, आप कह सकते हो। जो एटम्स का जो अरेंजमेंट है ना, उसके वजह से होता है ना। आपको पता है कि हर एटम आपस में फोर्स लगाते हैं, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स होता है सॉलिड के केस में, स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स। मैं बताता हूं कि इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है, बस अभी मैं लिख लेता हूं। स्ट्रॉन्ग इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मोलिकुलर फोर्स, जो आप कह लीजिए। ठीक है, जबकि लिक्विड के केस में स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता है, बट यस मीडियम होता है, मीडियम इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स। और गैस के केस में तो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल ही होता है, नेग्लेजिबल होता है।
नेग्लिजिबल के केस में आ जाता है। अब इंटर एटॉमिक फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं। व्हाट इज इंटर एटॉमिक फोर्स? देखिए, इंटर एटॉमिक फोर्स का मतलब हो जाता है द फोर्स बिटवीन टू एटम्स। इंटर एटॉमिक फोर्स, जिस तरह से ग्रेविटेशन फोर्स होता है ना, वैसे ही एटम्स के बीच में भी फोर्स होता है। दैट इज फोर्स बिटवीन, फोर्स मतलब जानते हो ना, बल। फोर्स बिटवीन टू एटम्स, फोर्स बिटवीन टू एटम्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ले लीजिए, मैं एक एटम ड्रॉ करता हूं। ये एटम का बहुत बड़ा साइज हो गया। एक्चुअली में एटम बहुत छोटा है, अप टू द रेंज ऑफ 10⁻⁻⁸ -9 इतना मीटर का डायमीटर का होता है। सो मैं क्या बोल रहा था कि अगर ये एक एटम है तो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है ना, इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है। और ये जितना ज्यादा फोर्स होगा, देखो ये उतना ही नजदीक नजदीक होंगे। ऐसा मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है और ये एक मैग्नेट है। ये जितना मजबूत मैग्नेट होगा, ये दोनों एक दूसरे को जम कर पकड़ के रखेंगे, एक दूसरे से मूव नहीं होने देंगे, सेपरेट नहीं होने देंगे, है ना। तो ये इंटर एटॉमिक फोर्स कुछ ऐसा ही होता है। ये अट्रैक्टिव होता है। अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट करता है, खींच के रखता है, अट्रैक्टिव, है ना। एक सर्टेन लिमिट तक, कुछ देर के बाद ये रिपल्सिव भी हो जाता है। तो अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव आप दोनों कह सकते हो। अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव का मतलब क्या हो गया? अगर ये दोनों एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं तो ये अट्रैक्टिव है। अगर दोनों एक दूसरे को दूर फेंक रहे हैं, दूर फेंकने की कोशिश करेंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे रिपल्सिव। सो दिस इज कॉल्ड रिपेलिंग, रिपल्स, एंड दिस इज कॉल्ड अट्रैक्ट, है ना। तो एटम क्या होता है? ये हमेशा आपस में फोर्स लगाते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे पास सब्सटेंस है, जितने भी मैटर होते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना। तो फॉर सॉलिड के केस में अगर हम लोग बात करें, सॉलिड के केस में, तो ये क्या होता है कि अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इनके बीच में जो एटम्स के बीच में जो फोर्स होगा, ये इतना स्ट्रांग होता है कि ये दूसरे एटम को मूव नहीं करने देता है। इससे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि ये एक सॉलिड है और इसके अंदर ये एटम्स हैं। ये एटम्स को मैं ऐसे अरेंज कर देता हूँ, थोड़ा दूर दूर बनाता हूँ, पर एक्चुअल में इतना होता नहीं है, बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत नजदीक नजदीक एटम्स होते हैं इसके। अगर ये एक एटम्स है ऐसा, किसी को डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो ये एक एटम हो गया, इनके बीच में हमेशा एक फोर्स लगता रहेगा, हमेशा एक फोर्स लगेगा। ये इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा, है ना। ये एटम इसको खींचेगा, ये इसको खींचेगा। सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते रहते हैं, सब एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, है ना। इसके वजह से क्या होता है? एटम्स डज नॉट मूव, है ना। सिंस इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक फोर्स is very high, yeah, is very strong, atoms are closely packed, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आप एक बाल्टी बालू ले लीजिए, है ना। एक बाल्टी आप बालू ले लीजिए और एक बाल्टी आप गिट्टी ले लीजिए। गिट्टी मतलब समझ रहे हो ना, छोटे छोटे पत्थर। सो बालू देखिए कितना एकदम क्लोजली पैक्ड होगा, है ना। जबकि वहीं पर जो गिट्टी होंगे ये बहुत दूर दूर होंगे,
मतलब इनके बीच में कुछ गैप बना होगा। ये बात समझ में आ रही है आप सबको? इमेजिन कर पा रहे हो कि आपके पास एक बकेट है, एक बाल्टी है, और बाल्टी के अंदर आपने बालू भर दिया और एक में आपने छोटे छोटे बॉल भर दिए, या आपने कुछ गिट्टी कुछ पत्थर भर दिए, तो इनके बीच में एक गैप बन जाएगा। यस आयुष, गुड, वेरी गुड मैन। तो इनके बीच में एक गैप रहता है। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जहां पर आप सैंड भरे हुए, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होता है, बहुत नजदीक नजदीक होता है। हेंस, इसलिए हम कह सकते हैं, हेंस we can say इंटर एटॉमिक स्पेस। इंटर मतलब देखिए, इंटर मतलब क्या होता है? आपस में, है ना? सो वी कैन से इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस is very less, या बोल सकते हो कि बहुत कम होता है, बहुत कम जगह बचता है दो एटम्स के बीच में। अब हम लोग बात कर लेते हैं लिक्विड के केस में। लिक्विड के केस में क्या होता है? एटम्स के बीच में फोर्स तो जरूर लगते हैं, पर उतना भी नहीं लगते हैं जितना कि सॉलिड के केस में लग रहा होता है। तो यहां पर जो एटम्स होते हैं ये थोड़ा दूर दूर होते हैं। यहाँ पर जो एटम्स होगा ये थोड़ा दूर दूर होगा, जैसे एक एटम यहाँ पर है, दूसरा एटम यहाँ पर होगा, तीसरा ऐसा, है ना? तो एटम्स के बीच में जो गैप होता है ना, ये काफी ज्यादा होता है। एटम्स के बीच में गैप काफी ज्यादा होता है। इनके बीच में भी इंटर एटॉमिक फोर्स लग रहा है, फोर्स जरूर लग रहा है, पर ये थोड़ा सा लो रहता है, कम रहता है। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्सेज रहता है ये थोड़ा कंपैरेटिवली सॉलिड के रेस्पेक्ट में कम होता है, दैट इज इन द लिक्विड। इसके वजह से क्या होता है कि ये सॉलिड जैसा एकदम कॉम्पैक्ट नहीं होता है, क्लोजली पैक्ड नहीं होता है ना? तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सिंस इंटर एटॉमिक फोर्स, इंटर एटॉमिक force is not as strong as solid, not as strong as solid, hence इसलिए हम लोग लिख सकते हैं hence इंटर एटॉमिक स्पेस, इनके बीच में जो स्पेस है, इंटर एटॉमिक स्पेस, ये सॉलिड के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। इंटर एटॉमिक स्पेस क्वाइट लार्जर देन सॉलिड, सॉलिड से ये थोड़ा ज्यादा होता है। यू कैन वॉच, आप इस फिगर से डिफरेंशिएट कर सकते हो। वहीं पर अगर हम लोग गैस के बारे में बात करें, गैस में तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही होता है। मतलब अगर मैं एक गैस के लिए कंटेनर बना दूं, ये हमारे पास कंटेनर हो गया, लेट सपोज कि इसके अंदर मैं गैस रख देता हूं, तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये काफी दूर दूर होंगे, जैसे एक एटम यहाँ पर है, दूसरा एटम कहीं यहाँ पर होगा, तीसरा एटम कहीं यहाँ पर होगा। तो इस तरह का मॉलिक्यूल्स होंगे इसके बीच में, बहुत ही कम, है ना? तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि इंटर एटॉमिक फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल मतलब जिसको आप ना के बराबर मानते हो, दैट इज कॉल्ड एज नेग्लिजिबल। तो इंटर एटॉमिक फोर्स इज नेग्लिजिबल। यहां पर क्या हो जाता है? नेग्लिजिबल होता है। इसके वजह से क्या हो जाता है? हेंस वी कैन राइट, हेंस
इंटर एटॉमिक स्पेस, इंटर एटॉमिक स्पेस इज लार्ज, काफी लार्ज होता है ये, इस सॉलिड के केस में, सॉरी गैस के केस में। अब मैं ये क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे का रीजन समझिए। देखिए यहां पर स्पेस क्या है, बहुत लेस है, बहुत छोटा है। यहां पर स्पेस क्या है, सॉलिड के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा लार्जर है, और गैस के केस में तो बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी लार्ज, है ना। इसके वजह से क्या हो जाता है, अब आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो, जो कि नॉर्मली हम लोग करते हैं, बस में इतने आदमी भर गए हैं कि अब आपके पास जगह ही नहीं बचा है, तो क्या आप मूवमेंट कर पाएंगे? क्या आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ट्रैवल कर पाएंगे? व्हाट विल बी योर आंसर? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, है ना। अगर आप बस के अंदर एकदम एकदम समझ लीजिए कि एकदम कोच के भर दिया गया, इतना सारा उसमें आदमी भर गए कि सांस लेने में नहीं बन रहा है भाई, तो हम ट्रैवल कैसे कर पाएंगे उस बस के अंदर? नो डाउट बस तो ट्रैवल करेगी, बट बस के अंदर क्या इंसान ट्रैवल कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, जगह ही नहीं बचा। उसके बाद का कंडीशन समझ लीजिए कि कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पर आदमी तो हैं, पर ये थोड़ा सा स्पेस है उनके बीच में, जगह बचा हुआ है ना। तो आदमी बीच में से एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चला जाता है, ट्रैवल कर जाता है। और तीसरा कंडीशन ऐसा समझ लीजिए कि उस बस में बस 2-3 आदमी बैठे हुए हैं पूरे बस में, तो कभी उछल के उस सीट पे बैठिए, कभी उछल के उस सीट पे बैठिए, जब मर्जी है तो आप गेट पर चले जाइए, जब मर्जी है तो आप आकर के वापस सीट पर बैठ जाइए। सो यू हैव लॉट ऑफ स्पेस फॉर मूवमेंट। तो मेरा ये कहने का मतलब यही था कि सॉलिड के अंदर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड होता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, है ना। ये आपके हीट ट्रांसफर में यही चीज इस्तेमाल होने वाला है। तो इन सॉलिड ड्यू टू very small interatomic space, due to very small interatomic space, movement of molecules or atoms are restricted. Movement of atoms are restricted. यहां पर ये रेस्ट्रिक्ट होता है, रेस्ट्रिक्टेड। वहीं पर लिक्विड के केस में मूवमेंट अलाउड होता है। तो आप रीजन सेम लिख सकते हो, सिंस interatomic space is large, interatomic space is large, since interatomic space is large, ठीक है। atoms can move, ये घूम सकते हैं इधर उधर, वो एक जगह से दूसरे जगह पर, जबकि इट इज सिमिलर टू द गैस। यहां पर भी जब लिक्विड में घूम सकते हैं, मूव कर सकते हैं, यहां पर भी एटम कैन मूव। रीजन वही है, इंटर एटॉमिक स्पेस काफी लार्ज है। हाउ इट इज रिलेटेड विथ द हीट ट्रांसफर, ये सब का मतलब क्या है, हीट ट्रांसफर क्या है। अगर ये यहां तक अगर आप समझ गए हैं तो थम्स अप कर लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं। ओके आयुष, 13A, ओके ग्रेट। तो किसी को कोई डाउट नहीं है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आते हैं।
मतलब कितने टाइप के हीट ट्रांसफर हो सकते हैं, इस पर हम लोग आते हैं। चलिए, तो देयर आर 3 टाइप्स, या बोल सकते हो कि देयर आर 3 मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। हम लोग ये जान गए कि हीट ट्रांसफर होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। हीट ट्रांसफर क्यों होता है? बिकॉज जो हीट होता है ये हमारे एटम्स के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अवेलेबल होता है, उसके वाइब्रेशनल फॉर्म में अवेलेबल होता है, तो इसलिए उसका ज्यादा हीट होता है ना। आप गैस को आप समझ लिए कि आपने एक सस्पेन रखा है, मतलब आपने कोई बर्तन लिया है, एंड सिमिलरली कोई एक बलून रख दिया। बलून मतलब या आप बोल सकते हो कि सस्पेन एक खाली, एक में पानी भर दिया है और एक ऐसे ही खाली सस्पेन है। आप देखोगे कि जिसमें पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर अगर आपने उंगली डाला तो वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। जो खाली सस्पेन है उसमें अगर आप उंगली डालेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा हीट पता नहीं चलेगा, बिकॉज वहां पर पानी नहीं है तो गैस है ना। जैसे जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो एग्जांपल कुछ इस तरह से, अगर लेट सपोज कि आपने कोई एक बर्तन लिया है और बर्तन के अंदर अगर आपने पानी भर दिया, इसके अंदर आपने भर दिया वाटर, तो जो आप हीट सप्लाई करोगे, जो आप हीटिंग करोगे इसको, हीटिंग के वजह से आपका बर्तन तो ये गर्म होगा ही होगा, साथ में ये पानी का भी टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा। तो जब आप इसको टच करेंगे इट विल बिकम व्हाट, हॉटर, ये आपको हॉट नजर आएगा। वहीं पर जब आप अगर एक बर्तन लेते हो जहां पर पानी नहीं है, पानी नहीं है और यहां पर आप कर रहे हो हीटिंग, स्टिल यू आर हीटिंग, तो यहां पर बर्तन तो गर्म जरूर होगा, पर इस रीजन में जो टेम्परेचर होगा यहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा लो होगा। टेम्परेचर लो इसलिए होगा बिकॉज यहां पर कुछ नहीं है तो क्या है, गैस है। यहां पर क्या है, गैस। यहां पर क्या था, लिक्विड। सो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ज्यादा पास पास रहते हैं, इसलिए वो ज्यादा वाइब्रेट करेंगे, ज्यादा वो हीट को एब्जॉर्ब करेंगे। जबकि यहाँ पर गैस है, गैस के मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, तो इसलिए ये गैस कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। तो गैस का हीट एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी कम होता है देन ऑफ लिक्विड, देन ऑफ सॉलिड। सबसे ज्यादा किस में होगा, सॉलिड में होगा, तब लिक्विड में होगा, तब जाकर के गैस में होगा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आप लोग जानते हो पहले से, कितने तरह का मोड होता है, कितने तरह का हीट ट्रांसफर आप लोग जानते हैं? टेक्स्ट करिए, चैट बॉक्स में बताइए कितने तरह का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होते हैं। कोई नहीं जानता? ओके, चलिए मैं बताता हूं। मोड ऑफ हीट ट्रांसफर 3 तरह के होते हैं, है ना।